ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह चर्चा एक तरह से एक शॉर्टकट की तरह काम करेगी। भारी भरकम किताबों में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम सही। हम भूगोल के उन सबसे अहम पन्नों को खोलने वाले हैं जहां से सीधे सवाल बनते हैं। अब इन नक्शों को देखते हुए एक बात जो तुरंत मेरा ध्यान खींचती है वो ये है कि यह नदी किसी सीक्रेट एजेंट की तरह काम करती है। सीक्रेट एजेंट मतलब ये कि ये अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं को पार करती है और हर बार अपनी एक नई पहचान बना लेती है। तिब्बत में इसका कुछ और नाम है, अरुणाचल में कुछ और, असम में अलग, और बांग्लादेश पहुंचते पहुंचते तो ये पूरी तरह से एक नया ही रूप ले लेती है। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी यात्रा को उसके पहले पन्ने से शुरू करते हैं। मैं यहाँ इन पुराने नोट्स में देख रही हूँ कि उद्गम स्थल को लेकर अक्सर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का नाम लिखा होता था। हाँ, चेमायुंगडुंग। लेकिन कुछ नए सर्वेक्षण और अद्यतन सामग्रियां पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर का जिक्र कर रही हैं। ये भ्रम कैसा है? ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कि विज्ञान और भूगोल कैसे समय के साथ अपडेट होते हैं। पुरानी किताबों में चेमायुंगडुंग ही पढ़ाया जाता था, जो कि ज्यादातर लोगों ने रट भी लिया होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे उपग्रहों की मैपिंग तकनीक उन्नत हुई और हमने ग्लेशियरों के पिघलने के पैटर्न को ज्यादा करीब से देखा, तो भूवैज्ञानिकों ने पाया कि नदी की वास्तविक और सबसे लंबी धारा असल में आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, तो परीक्षाओं में ये फंसाने वाला सवाल बन सकता है। बहुत ही सटीक ट्रिक क्वेश्चन बनता है ये। अगर विकल्प में आंगसी ग्लेशियर मौजूद है तो एक गंभीर और अपडेटेड छात्र के तौर पर उसी पर टिक करना चाहिए। समझ गई। ये तो हुई उद्गम की बात। अब जब ये आंगसी ग्लेशियर से निकलती है तो इसका शुरुआती सफर तिब्बत के ऊंचे और सूखे पठारों पर होता है। नक्शे पर ये एकदम सीधी रेखा की तरह दिखती है। हाँ, तिब्बत में इसे योरलुंग जंगबो कहा जाता है। यहाँ एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि ये नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल समानांतर पूर्व दिशा की ओर लगभग 1100 किलोमीटर तक बहती है। इतनी लंबी दूरी तक एक ही दिशा में बहने के पीछे क्या विज्ञान है, और अक्सर इसे एक ट्रांस हिमालयी नदी क्यों कहा जाता है? ट्रांस हिमालय शब्द को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है हिमालय के पार। मतलब हिमालय के उस तरफ? हाँ, ये वो नदियां हैं जो हिमालय पर्वतों के बनने से भी पहले से वहां मौजूद थीं, या जिनका उद्गम महान हिमालय के उस पार तिब्बत की तरफ होता है। जब हम तिब्बत के इस हिस्से की बात करते हैं तो वो एक रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र है। वहां बहुत कम बारिश होती है। वो एक ठंडा और सूखा मरुस्थल है। इसीलिए योरलुंग ज़ेंगबो जब 1100 किलोमीटर तक बहती है तो उसमें पानी कम होता है। बिल्कुल, वो बहुत ही शांत और कम पानी के साथ बहती है और हिमालय की एक विशाल दीवार उसके दक्षिण में लगातार चलती रहती है, जो इसे भारत की तरफ मुड़ने ही नहीं देती। इसलिए उसे मजबूरी में हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर एक लंबी घाटी में बहना पड़ता है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी भी आम नदी के स्वभाव के बिल्कुल उलट है। यू टर्न। हाँ, 1100 किलोमीटर तक एक सीध में बहने के बाद हिमालय के सबसे पूर्वी किनारे पर एक चोटी आती है जिसे नामचा बरवा कहते हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा है कि इस चोटी के पास पहुंचकर नदी एकदम से तीखा यू टर्न लेती है, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी मोड़ दी हो। बिल्कुल। पूर्व की ओर जाती हुई नदी एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। इस यू टर्न के पीछे लाखों सालों का भूवैज्ञानिक इतिहास छिपा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा टेक्टोनिक प्लेट्स के विज्ञान को समझना होगा, जो धरती के नीचे की प्लेटें होती हैं। हाँ, हमारी धरती के नीचे मौजूद विशाल चट्टानी प्लेटें जब आपस में टकराईं तो हिमालय का निर्माण हुआ और वो ऊपर उठने लगा। नामचा बरवा उसी हिमालय का सबसे पूर्वी और बहुत ऊंचा सिरा है। ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, लेकिन वो नदी वहां पहले से बह रही थी। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठा, नदी ने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत से उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। इसे ही शायद पूर्ववर्ती जल निकासी कहते हैं ना? एकदम सही। भूगोल में इसे एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहते हैं। नदी एक आरी की तरह काम करती है और पहाड़ लकड़ी की तरह। पहाड़ उठता गया, नदी उसे काटती गई। इसी जद्दोजहद में वहां एक बेहद विशाल और गहरी खाई बन गई है,
जिसे गॉर्ज कहते हैं। परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि भारत में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र किस चोटी के पास गॉर्ज बनाती है, तो उसका जवाब यही नामछा बरवा है। बिल्कुल। ये एक अद्भुत दृश्य है। तो ये नदी उस गहरी खाई को चीरते हुए भारतीय सीमा में आती है। यहाँ इसका सीक्रेट एजेंट वाला रूप फिर सामने आता है। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में इसे यारुलुंग जंगबो नहीं बल्कि दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। सही कहा। लेकिन अभी तक इसे वो नाम नहीं मिला है जिससे हम इसे सबसे ज्यादा जानते हैं। इन नोट्स के अनुसार जब ये अरुणाचल की खड़ी पहाड़ियों से उतरकर असम की समतल जमीन पर आती है तो पासीघाट के पास कुछ और नदियां इससे आकर मिलती हैं। वहां असल में क्या होता है? पासीघाट के पास का वो क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक संगम है। दिहांग नदी जो मुख्य धारा है तेजी से पहाड़ों से नीचे उतरती है, वहीं पूर्व की तरफ से दो और बड़ी नदियां आती हैं, दिबांग और लोहित। बिल्कुल, दिबांग और लोहित। जब ये तीनों जलधाराएं असम के एक चौड़े और समतल मैदानी इलाके में आपस में मिलती हैं, तब इस संयुक्त और विशाल जलधारा को पहली बार ब्रह्मपुत्र का नाम मिलता है। मतलब 3 नदियों की ताकत एक साथ जुड़ जाती है। हाँ, हिमालय से लाई गई ऊर्जा और इन 2 बड़ी नदियों के पानी के मिलने से असम घाटी में इसका आकार किसी समुद्र जैसा हो जाता है। और फिर ये असम घाटी में अपनी पूरी चौड़ाई के साथ बहते हुए अंत में धुबरी के पास फिर दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में चली जाती है, जहां इसका नाम जमुना हो जाता है। और आगे चलकर ये हमारी गंगा, जिसे वहां पद्मा कहते हैं, उससे मिलती है और दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। लेकिन अगर हम वापस असम घाटी की तरफ चलें तो मेरे सामने एक बहुत ही उलझाने वाली सूची है, सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज। हाँ, ये परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। अक्सर सहायक नदियों का क्रम पूछा जाता है। दाएं तट की सहायक नदियां यानी राइट बैंक और बाएं तट की सहायक नदियां यानी लेफ्ट बैंक। नक्शे पर देखने में ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। इसे बिना रटे याद रखने का क्या तरीका है? इसे याद रखने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका यह है कि आप खुद को उस नदी की जगह पर खड़ा हुआ महसूस करें। अच्छा, नदी की दिशा में। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप असम घाटी में पानी के साथ साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बह रहे हैं। अब अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ उत्तर की तरफ होगा, यानी हिमालय पर्वत की तरफ। ठीक है, मेरा दाहिना हाथ हिमालय की तरफ है। तो हिमालय की ऊंचाइयों से भूटान और अरुणाचल के पहाड़ों से जो नदियां नीचे उतरकर ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं, वे सभी दाएं तट या राइट बैंक की नदियां हैं। और मेरा बायां हाथ दक्षिण की तरफ होगा। बिल्कुल, जहां मेघालय का पठार और नागा पहाड़ियां हैं, वहां से जो नदियां उत्तर की तरफ बहकर मुख्य नदी में मिलती हैं, वे बाएं तट या लेफ्ट बैंक की नदियां हैं। बस ये बहाव की दिशा वाला नियम याद रखें, रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत ही तार्किक है। तो अगर मैं नक्शे पर उत्तर दिशा यानी दाएं तट से आने वाली नदियों को देखूं तो मुझे सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता दिखाई दे रही हैं। इनमें सुबनसिरी काफी बड़ी लग रही है। सुबनसिरी सिर्फ बड़ी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी एक खासियत यह है कि ये भी एक ट्रांस हिमालयी नदी है। मतलब ये भी तिब्बत से आती है? हाँ, इसका उद्गम भी हिमालय के उस पार तिब्बत में होता है। यही कारण है कि ये अपने साथ बहुत विशाल मात्रा में पानी और गाद यानी सेडिमेंट लेकर आती है। और मानस नदी? मानस नदी भी बहुत अहम है क्योंकि इसके किनारे प्रसिद्ध मानस राष्ट्रीय उद्यान बसा है, जो एक और बहुत लोकप्रिय परीक्षा का सवाल है। और अगर मैं बाएं तट यानी दक्षिण की ओर देखूं तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली और बूढ़ी दिहिंग जैसी नदियां हैं। इनमें से लोहित नदी के बारे में एक बहुत ही अजीब बात पढ़ने को मिलती है। इसे अक्सर खूनी नदी यानी ब्लडी रिवर भी कहा जाता है। एक नदी का नाम ऐसा क्यों होगा? लोहित नदी का नाम खूनी नदी होने के पीछे पूरी तरह से वहां का भूविज्ञान है। लोहित नदी जिस इलाके से होकर बहती है, वहां की मिट्टी और चट्टानों में लेटराइट की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेटराइट मिट्टी जिसमें लोहे का अंश होता है? बिल्कुल, लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, वही तत्व जो लोहे पर लगने वाले जंग का भी कारण है। जब नदी इस लाल मिट्टी और चट्टानों को काटती हुई तेजी से बहती है तो इसका पानी लाल रंग का दिखाई देने लगता है। लाल पानी की वजह से खूनी नदी। ये तो हुई लोहित नदी की बात, लेकिन इन नोट्स में एक ऐसी नदी की कहानी भी है जो सच में दिमाग चकरा देने वाली है। तीस्ता नदी। आहा, तीस्ता नदी, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज हम देखते हैं कि तीस्ता सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश में जमुना यानी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
लेकिन यहाँ लिखा है कि 1787 से पहले ये गंगा की सहायक नदी थी। रुकिए, क्या एक पूरी की पूरी नदी ने रातों रात अपना रास्ता और अपना पूरा सिस्टम ही बदल लिया? ये कैसे संभव है? यही तो भूगोल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम भूगोल को एक रुकी हुई तस्वीर मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 1787 में उस पूरे क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया था और उसके साथ अत्यंत भयंकर बाढ़ आई थी। बाप रे! उस प्रलयकारी बाढ़ के दौरान हिमालय के उस हिस्से में इतने भारी भूस्खलन हुए कि तीस्ता नदी का पुराना रास्ता जो दक्षिण की ओर गंगा में जाता था, पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थरों और मलबे से बंद हो गया। रास्ता ही ब्लॉक हो गया? हाँ, अब पानी को तो अपनी जगह बनानी ही थी। गुरुत्वाकर्षण और पानी के दबाव के कारण तीस्ता नदी ने अपना पूरा ढलान बदल लिया और वो पूर्व की ओर मुड़कर सीधे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा बन गई। एक अकेली बाढ़ ने हमेशा के लिए उस पूरे इलाके का भूगोल और इतिहास बदल कर रख दिया। और परीक्षाओं में ऐसे अपवाद या एक्सेप्शंस सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये चेक करते हैं कि क्या छात्र को सिर्फ वर्तमान नक्शा पता है या उस नक्शे के पीछे का ऐतिहासिक बदलाव भी। ये सच में बहुत हैरान करने वाला है। जो भी तैयारी कर रहा है उसे इन ऐतिहासिक बदलावों को एक कहानी की तरह याद रखना चाहिए। चलिए अब असम की घाटी में वापस लौटते हैं। यहाँ नक्शे पर ब्रह्मपुत्र एक नीली रेखा की तरह नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कई सारी धाराओं ने मिलकर एक जाल सा बना लिया है। इसे भूगोल की भाषा में गुम्फित जलमार्ग या ब्रेडेड चैनल कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि नदी एक साथ न बहकर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है? इसे समझने के लिए हमें भौतिक विज्ञान के एक छोटे से नियम को नदी के बहाव पर लागू करना होगा। जब ब्रह्मपुत्र हिमालय की खड़ी ढलानों से नीचे उतरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। उस तेज गति के कारण वो पहाड़ों को बेरहमी से काटती है और अपने साथ लाखों टन मिट्टी, रेत और बड़े बड़े पत्थर बहा कर ले आती है। लेकिन जैसे ही ये पासी घाट के बाद असम की बिल्कुल समतल घाटी में प्रवेश करती है तो वो ढलान अचानक से खत्म हो जाता है। ढलान खत्म होते ही नदी की गति एकदम से धीमी पड़ जाती है। और गति धीमी होने से वो मलबा आगे नहीं जा पाता? बिल्कुल सही। अब जब गति धीमी हो गई तो नदी के पास वो ताकत नहीं बचती कि वो उस भारी मलबे को आगे धकेल सके, तो वो उस सारे मलबे को वहीं अपने ही रास्ते में गिराने लगती है। धीरे धीरे उस मलबे से नदी के बीच में ही रेत और मिट्टी के टीले बन जाते हैं और फिर पानी उन टीलों से टकराकर अपना नया रास्ता खोजता है। हाँ, और कई अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। इसी उलझी अभी चोटी जैसी संरचना को गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। और अगर मैं सही समझ रही हूँ तो इन्हीं टीलों के बड़े होने से नदी द्वीपों या रिवर आइलैंड्स का निर्माण होता है। एकदम सही। इसी प्रक्रिया ने दुनिया के एक बहुत ही अनोखे अजूबे को जन्म दिया है, माजुली द्वीप। मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि ये कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बसावट वाला नदी द्वीप है। असम सरकार ने तो इसके विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे एक पूरा का पूरा जिला ही घोषित कर दिया है। एक नदी के बीचों बीच एक पूरा जिला। माजुली की विशालता सच में अद्भुत है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी भी जुड़ी है। माजुली द्वीप का आकार हर साल सिकुड़ रहा है। जो नदी इसे बनाती है वही इसे काट भी रही है। लगातार होने वाले कटाव के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। तो ये जो लाखों टन मलबा नदी हर साल असम की समतल घाटी में डंप कर रही है और ये जो गुम्फित जलमार्ग हैं, इनका वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है? मैं कई जगह पढ़ रही हूँ कि इसे असम का शोक भी कहा जाता है। इसका कारण वही मलबा और नदी की उथली गहराई है। जब मानसून के दौरान हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो उस सारे पानी को समुद्र तक ले जाने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन नदी का तल तो पहले से ही मलबे से भरा है। हाँ, नदी का तल गाद से भरा हुआ है, तो पानी को बहने की जगह नहीं मिलती। नतीजतन नदी अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ जाती है और पूरी असम घाटी में फैल जाती है। ये बाढ़ इतनी व्यापक और विनाशकारी होती है कि ये वहां की जनजीवन, खेती और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है। जिस तरह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरह अपनी अत्यधिक जल धारण क्षमता और गाद के कारण ब्रह्मपुत्र असम के लिए शोक बन जाती है। बिल्कुल। इन भौगोलिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझने के बाद अगर हम सीधे उन विशिष्ट तथ्यों पर आएं जो बार बार एमसीक्यूज में फ्लैश होते हैं, तो मेरे पास कुछ बहुत ही रोचक नोट्स हैं। पहला सवाल अक्सर तिब्बत के पठार से जुड़ी अन्य नदियों के बारे में आता है। इसे विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है।
यहाँ एक ही जगह से, मानसरोवर झील के पास से 3 अलग-अलग दिशाओं में महान नदियां निकलती हैं। तिब्बत का पठार असल में एशिया का वाटर टावर है। इसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, जहां एक ऊंचे बिंदु से नदियां हर दिशा में बहती हैं। तो पूर्व की ओर हमारी ब्रह्मपुत्र निकलती है, पश्चिम की ओर सिंधु या इंडस बहती है, जो कश्मीर और पाकिस्तान जाती है, और दक्षिण पश्चिम की ओर सतलज नदी निकलती है, जो पहाड़ों को चीरते हुए पंजाब में आती है। और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया की कई बड़ी नदियां भी यहीं से निकलती हैं। मेकांग, यांसी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, हुआंगहो और साल्वीन। नक्शे में ये नदियां अपने ऊपरी हिस्से में एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर और बहुत करीब से बहती दिखती हैं। ये समानांतर नदियां भी उसी टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम है। जब प्लेटें टकराईं तो जमीन के सिकुड़ने से लंबी और संकीर्ण घाटियां बन गईं। पानी ने बस उन घाटियों का रास्ता पकड़ लिया और समानांतर बहने लगा। परीक्षाओं में अक्सर इन नदियों के उद्गम स्थान को लेकर मिलान करने वाले सवाल आते हैं। एक और बहुत ही क्लासिक ट्रैप जो मैं नोट्स में देख रही हूँ, वो है भारत के सबसे लंबे नदी पुल के बारे में। प्रसिद्ध धोला सादिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, ज्यादातर लोग तुरंत ब्रह्मपुत्र पर टिक कर देते हैं। लेकिन असल में ये मुख्य ब्रह्मपुत्र पर नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदी लोहित पर बना है। हाँ, यह एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी तथ्य है। परीक्षक जानते हैं कि छात्र सबसे बड़ी नदी के नाम पर आकर्षित होंगे, इसीलिए लोहित नदी का नाम याद रखना जरूरी है। और एक आखिरी नदी जो काफी कंफ्यूज करती है, बराक नदी। ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलते हैं, असम के कछार क्षेत्र से होते हुए बहती है, लेकिन ये भारत में ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती। सही पहचाना, बराक नदी का बेसिन अलग है। ये असम से होते हुए दक्षिण की ओर मुड़कर सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां इसे मेघना नाम दिया जाता है। अच्छा। और यही मेघना नदी अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल संयुक्त जल को अपने साथ मिला लेती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जलधारा का नाम मेघना ही होता है। कमाल है। इसके साथ ही एक और तथ्य याद रखना चाहिए, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 या नेशनल वाटरवे 2। ये असम के सादिया से लेकर धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में केवल मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। सादिया वो जगह है जहां वो समतल मैदान में आती है, और धुबरी वो जगह जहां वो भारत छोड़ती है। बेहतरीन। तो अगर हम अपनी आज की इस लंबी यात्रा को समेटें, तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि कई भूवैज्ञानिक घटनाओं का एक जीता जागता संग्रहालय है। अंगसी ग्लेशियर से योरलुंग जेंगबो बनकर निकलना, 1100 किलोमीटर का सूखा सफर, नामचा बरला पर पहाड़ चीरकर सियांग बनना, और फिर दिबांग लोहित से मिलकर विशाल ब्रह्मपुत्र का रूप लेना। हमने दाएं बाएं तट का वो नियम समझा जिससे सुबनसिरी जैसी नदियां याद रहेंगी। 1787 में तीस्ता नदी का वह हैरत अंगेज इतिहास देखा जिसने अपना रास्ता ही बदल